ये आकाशवाणी है। पतझड़ के बाद का मौसम। आज प्रस्तुत है आई खान का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं दानिश इकबाल। तो आइए सुनते हैं ये नाटक, पतझड़ के बाद का मौसम। मदारातों के बाद हम के ठहरे अजनबी, इतनी हेलो, सुनील से बात कर सकता हूँ? मैं जावेद बोल रहा हूँ। फोन है। किसका फोन है? नाम कुछ बताए थे, शायद मैं भूल गई। हेलो। आपकी बेगम ने सुनकर अनसुना कर दिया और अब पति महोदय की बारी। बेहतर होता कि मैं फोन से पहले अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी फैक्स कर देता, आसानी रहती शायद। जावेद आई एम सॉरी, नेहा तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं, शुक्र है तुमने तो पहचान लिया कम से कम। अरे कहाँ से बोल रहे हो ये तो बताओ, और कैसे हो? अरे ठीक हूँ, और दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। दिल्ली से? अरे शर्म करो शर्म, बेंगलोर से चलते वक्त फोन कर देना था, मैं स्टेशन आ जाता लेने। ज्यादा जान छिड़कने की जरूरत नहीं है। 7-7, 8-8 महीने तक खैरियत ना पूछने वाले लोगों से इतनी उम्मीद नहीं रखते हम। अरे सब कुछ मुझे ही करना था, ये कहाँ लिखा है? तुम ये नहीं पूछ सकते थे कि जिंदा हो या मर गए? अरे यहीं आकर क्यों नहीं लड़ लेते? हाँ यार, फोन पर मजा नहीं आ रहा। अब आ जाऊं क्या? ना, जहाँ हो वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ लेने। गुड यार गुड, अब लगा तुम वही बचपन वाले सुनील हो। ओके, आई एम टच्ड। पता बताओ कहाँ हो? भाई अगर तुम परदेसियों की इतनी ही मदद करना चाहते हो तो चलो उठकर अपने घर का दरवाजा खोल दो। क्या इतनी देर से तुम दरवाजे पर खड़े हो? हद है, मैं आ रहा हूँ। आ गया यकीन कि मैं सच कह रहा था। अरे यार पहले गले तो लग जाओ, जली कटी फिर सुना लेना। आओ अंदर आओ, बैठो। अरे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मगर पहले बोलो ठंडा या गर्म? पहले चाय फिर कुछ ठंडा। ग्रेट, तुम बैठो, मैं अभी लाया। अब बैठो ना। सुनील, हालांकि मैं मेल शोविनिस्ट बिल्कुल नहीं, लेकिन जब दो दोस्त इतने दिनों के बाद मिले तो चाहे तो औरतें। अरे हाँ, जरा उन्हें बुलाओ तो, क्योंकि मुझे ये भी पूछना है कि ये क्या बात हुई कि वो मेरी आवाज तक नहीं पहचान सकी है। सॉरी यार, वो क्या है कि उसकी तबीयत कुछ फिर तो मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अब कुछ नजला जुकाम? नहीं यार नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले किचन चलो चाय बनाने। हाँ अच्छा भाई चलो। आओ, तुम्हारे हाथ की चाय के ज़माना हो तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अंकल आंटी की अचानक मौत ने नेहा भाभी को ऐसा बना दिया है? अब मैं उसे इल्ज़ाम भी नहीं देना चाहता। सच तो ये है कि मम्मी पापा के सिवा उसकी ज़िंदगी में था भी क्या। भाई बहन होते तो शायद गम बांट लेते। चीनी और दो? नहीं ठीक है। किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया? डॉक्टर का कहना है कि नेहा को क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। इसका मतलब है कि कोई साइकोलॉजिकल वजह है। सुनील, मुझे लगता है कि चूंकि अंकल आंटी एक्सीडेंट वाले दिन नेहा भाभी से मिलने आ रहे थे, इसलिए वो उनकी मौत के लिए अपने को जिम्मेदार समझती हैं। वैसे पहले मुझे लगा था कि नेहा इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो हादसे के बाद न तो अस्पताल में और ना ही कभी बाद में आम लोगों की तरह रोई। बस खामोश सी होती गई, और इस तरह धीरे धीरे उसके अंदर जीने की उमंग खत्म होती गई शायद। सुनील, कभी कभी माहौल बदलने से भी फायदा होता है। ऐसा करो, तुम लोग कुछ दिन कहीं घूमने फिरने चले जाओ। शादी के 10वें दिन ही मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तब कहीं जाने के हालात नहीं थे, और यूं टलते टलते अब 1 साल होने को है। ये गजल क्या नेहा भाभी सुन रही हैं? इस गजल का रिश्ता भी उसके स्वर्गीय पापा से है। जब आखिरी बार फैज़ अहमद फैज़ भारत आए थे तो उन्होंने नेहा के पापा को तोहफे के तौर पर कुछ किताबें और कैसेट्स दी थी। इस गजल से बड़ा जज्बाती लगाव है उसे। नेहा भाभी का टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि नेहा हमेशा बीते हुए कल में ही रहना चाहती है। पापा की पसंद की चीजें, पापा की बातें, पापा की किताबें, बस यही उसकी दुनिया है। किताबें?
क्या नेहा के पापा कोई राइटर थे? उर्दू के नामी साहित्यकार थे, राही लुधियानवी के नाम से लिखते थे, बड़ा नाम था उनका। अरे सुनील, ये तो कमाल हो गया। हाँ? अरे उनकी कहानी और सफरनामे पढ़कर तो मैं बड़ा हुआ हूँ यार। अच्छा। सुनील, मेरे जहन में एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? बताता हूँ, चलो उठो। उठो। अरे बाहर चलो मेरे साथ, कहाँ? वहाँ अरे, बताता हूँ। अरे चलो तो सही, चलो ना। नेहा, नेहा। क्या? क्या? मैं क्या कह रहा हूँ सुना? बस एक मिनट, ये पैराग्राफ खत्म कर लूं फिर कहना। हाँ, अब बोलो। मैं ये कह रहा था कि इस किताब को कभी बाद में पढ़ लेना। फिलहाल जरा उन बर्फीले पहाड़ों को देखो, इन लहरों पर थिरकते इन शिकारों को देखो, अब कमल के इन पत्तों पर मोती बनकर बिखरी इन बूंदों को देखो। सब कुछ कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। लेकिन ये किताब और भी खूबसूरत है क्योंकि इसमें पापा का कश्मीर नजर आता है, जो आज के कश्मीर से भी ज्यादा खूबसूरत था। ये देखो, उन्होंने लिखा है, डूबते सूरज की सुर्ख शुआएं जब चार चनार के खजा रसीदा जर्द पत्तों को अलविदाई सलाम करती हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि इस नज्म को संगे मरमर की तख्ती पर लिखकर मेरे बाद आने वाले मुसाफिरों, सैलानियों के लिए छोड़ जाऊं। सुनाऊं आगे? हाँ, सुनाओ। ये सब चांद तारे, बहारें, खिजाएं, बदलते हुए मौसमों के तराने, तेरा हुस्न मेरी नम आलूद आंखें, ये सब मेरे सांसों की जादूगरी है। मगर फिर भी मुझको ये गम है कि जब मैं मरूंगा, ये सब चांद तारे, बहारें, खिजाएं, बदलते हुए मौसमों के तराने, तेरा हुस्न, दुनिया के रंग की फसाने, ये सब मिलकर जिंदा रहेंगे। फकत एक मेरी अश्क आलूद आंखें न होंगी। ये लाइनें पापा ने यही कहीं शायद किसी हाउस बोट में बैठकर लिखी होंगी। पापा को मालूम था एक दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं होंगे, लेकिन ये मंजर, ये झील, इस झील का हुस्न फिर भी जिंदा रहेगा, बस उनकी आंखें नहीं होंगी। नेहा, 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 नेहा चुप हो जाओ, नेहा चुप हो जाओ, चुप चुप चुप, चलो आंसू पोंछ लो, चुप चुप हो जाओ। हेलो, हाँ जावेद, कैसे हो? अरे हम लोग वहीं ठहरे हैं, उसी हाउस बोट में जिसमें तुम ठहरे थे। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। नेहा, नेहा ठीक है। अब सुनो, एक चेंज ये है कि आज पहली बार वो किताब पढ़ते पढ़ते रो पड़े। इट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। हाँ, शायद वो उस हादसे के बाद आज पहली बार रोई। सुनो सुनो, वो आ रही है। अच्छा, अब रखता हूँ, बाय बाय। आदाब जनाब। आदाब आदाब, आओ फैयाज आओ। चलिए जनाब, सूरज डूबने से पहले पहले ना आपको झील की सैर करा लाऊं। मोटर बोट में आप कभी नहीं घूमे होंगे ना? मोटर बोट तो बिल्कुल नहीं। इसका शोर यहाँ की खूबसूरत खामोशियों से मेल नहीं खाता। मुझे लगता है कि डल घूमने के लिए शिकारे से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती जनाब। और खास तौर से ये तुम्हारा हार्ट शेप्ड, हार्ट समझते हो ना? दिल। हाँ, दिल की शक्ल वाला चप्पू है। इसे देखकर लगता है कि शिकारा सचमुच दिल से चलाया जा रहा है। दिल से? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था जनाब। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसी बात पर चलिए, आपको दिल से सैर कराने ले चलते हैं। चलिए मैडम। नहीं, मैडम को किताब पढ़ने दो।
तो आप चलिए ना, आप तो किताब नहीं पढ़ रहे। फैयाज, तुमने वो गाना सुना है? कौन सा? वो सुने ना इन किताबों को तुम पढ़ो और मैं तुम्हें पढ़ते हुए देखूं। कोई बात नहीं जनाब, आज आप नहीं जाना चाहते हैं घूमने के लिए? कल से ही। फयाज, जी जनाब। चलो घूमने चलते हैं। हाँ? नेहा? आज हमें हजरत बल और निगीन लेक ले चलो। जी, निगिन से लौटते लौटते ना बहुत रात हो जाएगी, मतलब अंधेरा हो जाएगा साहब। तो अरे क्या बात करते हो, मैं और बोटिंग के लिए ना जाऊं? चलो चलो चलो, कम ऑन नेहा। सुनिए, वो देख रहे हो? हाँ? पापा ने उस कबूतर खाने की इतनी दिलचस्प कहानी लिखी है कि जो भी पढ़ेगा उसे देखने जरूर आएगा। अब क्या लिखा है, मुझे भी सुनाओ ना। लो, खुद पढ़ लो। खुद खुद क्या? बचपन की वो कहानी फिर से सुना देता हूँ कि जब एक दिन लोमड़ी ने सारस की दावत की तो सारस ने कहा, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द ऑफर, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती, इसीलिए मैं इतनी अच्छी किताब से महरूम हूँ। इट इज सो सैड कि तुम इसे नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक मिनट, ये तुमने लोमड़ी किसे कहा? तुम्हें और किसे? मैं लोमड़ी? वैसे लोमड़ियां आमतौर से बड़ी चतुर, बड़ी अक्लमंद होती हैं, लेकिन मेरी वाली थोड़ी बेवकूफ सी है, क्योंकि उसे ये तक मालूम नहीं कि इतनी देर से उसकी आंखों, उसके बालों की तारीफ की जा रही है। ओह रियली? अब तो फिर रुक क्यों गए? थोड़ी तारीफ और करो ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि आज तुम कितने दिनों बाद हंसी हो। मैं तो ये भी भूल गया था कि तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। थोड़ा होश में रहें आप, और ये ना भूलें कि हमारे पीछे फयाज दिल वाले चप्पू के साथ मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि चप्पू हाथ से छूट जाए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल गलत। इन शिकारों की ब्यूटी यही है कि ना हम शिकारे वाले को देख सकते हैं और ना वो हमें। अरे तो क्या हुआ? वो लहरें, उन पर खेलती वो चिड़िया और वो वाटर लिलीज तो देख रहे हैं ना हमें। देखने दो ना उन्हें। जनाब, जनाब खाने में क्या पसंद करेंगे आज? फयाज, पहले ये बताओ कि क्या क्या है खाने में? आप जो कहेंगे ना मिलेगा जनाब। कश्मीरी खाने में है रिश्ता है, यखनी है, बत है, तबक माज है, मेथ माज है, रोगन जोश और हाकी है बस जनाब। बस 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 नेहा, अब तुम बताओ क्या खाया जाए। वो बाद में सोचेंगे। फयाज तुम ये बताओ कि अगर हम चरार शरीफ, अहरबल और यूसमर्ग एक दिन में देखना चाहें तो हो सकता है? मेम साहब, सुबह से अगर जल्दी निकलते हैं ना तो हो सकता है ना। वैसे आप रात को भी उधर ठहर सकते हैं। हाँ, वहाँ टूरिज्म के हट्स हैं। हाँ? टूरिज्म के हट्स? दीदी ये बताइए ना, आप पहली बार आप कश्मीर आई हैं, लेकिन फिर भी लगता है आप सबको जानती है पहले से। फयाज, ये किताब मेरी गाइड है। मेरे पापा जब स्टूडेंट थे ना तब यहाँ घूमने आए थे। वो जहाँ जहाँ गए, जो जो देखा, वो सब इस किताब में है। और अब मैं इस किताब को पढ़कर हर उस जगह जा रही हूँ जहाँ जहाँ वो गए थे। बस ये समझो कि कई पुश्त पुरानी मोहब्बत है कश्मीर से इनकी। फिर इतनी देर क्यों लगाया आपने यहाँ आने में? हम लोग यहाँ आने में थोड़ा झिझक रहे थे। फिर यहाँ आकर क्या पाया आपने? अब यही कि आप सब लोग बहुत मिलनसार, बहुत अच्छे हैं। यहाँ के सब लोग अमन शांति चाहते हैं। साहब जी, इस अमन के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है हमने। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है फैयाज। सच तो यह है जनाब, अगर आज हम फिर से अपने अमन सुकून की जिंदगी जी रहे हैं ना, तो ये हमारी कश्मीरियत की जीत है। इस सरजमीन की सदियों से एक खासियत रही है जनाब,
जब यहाँ जनाब खिजा आती है ना, तो किसी दरख्त पर कोई पता, कोई कौंपल नहीं बचती। फिर बर्फबारी शुरू होती है तो हफ्तों पूरी की पूरी वादी ना सूरज की एक किरण के लिए तरस जाती है। एक दिन आता है जब बर्फ पिघलती है और नई बहार की शुरुआत होती है। और जब बाहर आती है ना साहब जी, तो ऐसा टूटकर आती है तो फिर हर जगह फूल ही फूल होता है। एक एक शाख पर इतने फूल आते हैं ना साहब जी कि शाखें जमीन को चूमती है। नेहा, याद है कल शालीमार में हमने गुलाब की वो बेलें देखी थी जो नूरजहां ने ईरान से मंगवा कर लगवाई थी, और जिनमें कई सौ गुलाब तो जरूर रहे होंगे वहां। लेकिन इस बार हमारे वतन में ना बहार बरसों बाद आई है और आपकी आमद इसी बहार का एक हिस्सा है। तो जनाब अब ये भी बता दीजिए ना कि खाने में क्या लेंगे आप फैयाज आज तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। ठीक है मीम साहब। अरे वाह। हेलो जावेद, सॉरी यार मैं फोन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम खुश हो। हाँ यार, बहुत ज्यादा। अच्छा, कहाँ पर हो? अरे आड़ू से बोल रहा हूँ। ये पहलगाम के पास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। सब कुछ इतना हसीन है कि अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नेहा भाभी कैसी हैं? कभी रोती है, कभी हंसती है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पहले वाली नेहा धीरे धीरे वापस आ रही है। इसका मतलब है कि कश्मीर आना उनके लिए अच्छा साबित हुआ। यार लग तो यही रहा है। अच्छा अब तो बता दो कि तुमने नेहा से क्या कहा कि वो फौरन कश्मीर आने को तैयार हो गई? है अपना कोई प्रोफेशनल सीक्रेट। ये मत भूलो कि बात मेरी बीवी से रिलेटेड है। आई मस्ट नो। इतने सस्पिशियस मत बनो। अरे बता दूंगा कभी। फिलहाल तो तुम जी भरकर कश्मीर एंजॉय करो। ओके, जो हुक्म जनाब का। अच्छा ये बताओ, पहलगाम में ठहरे कहाँ पर हो? वो एक कॉटेज है लेदर दरिया के किनारे, जिसमें बस हम हैं और साथ के हिस्से में कश्मीरी फैमिली है। अच्छा सुनो, मैं बाद में फोन करूंगा। ओके बाय बाय। सुनील, मुझे आज तक नहीं मालूम था आसमान में इतने तारे हैं। वैसे ये तारे रोशन भी इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज आसमान में चांद नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे तो दिख रहा है चांद। अब कहाँ? पानी में पैर डाले मेरे साथ बैठा है। वेरी रोमांटिक एंड वेरी विटी। एक बात बताओ, तुम कश्मीर आकर इतने विटी कैसे हो गए? नेहा, तुम खुश होती हो तो मैं विटी हो जाता हूँ, तुम उदास होती हो तो मैं बिल्कुल डम्ब हो जाता हूँ। अब इस सिचुएशन पर एक शेर सुनाओ। शेर? तुम तो कहते थे तुम्हें उर्दू नहीं आती। नहीं, मैंने बस ये कहा था कि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती। वैसे अब आपकी जिरह खत्म हो गई हो तो अर्ज करूं? इरशाद। तो अर्ज किया है, तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असल हयात है। मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार कर मेरे साथ है। मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ। तेरे होंठ फड़के तो सुबह है, तेरी जुल्फ बिखरे तो रात है। अरे कुछ तारीफ दाद फरियाद कुछ तो करो। ये गजल यहाँ अच्छी गजल है, इसलिए कोई कहीं भी सुन सकता है। एनी ऑब्जेक्शन? फिर भी जब भी कोई इसे सुनता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी चीज छीने लिए जा रहा है। तो ये समझो तुम्हारी गजल आज पड़ोस में ठहरी उस कश्मीरी फैमिली ने छीन ली है। यस, फिर तो वो सादिया ही सुन रही होगी। कौन सादिया? भूल गई। मिसेस मलिक मुझसे कहकर गई थी कि उनके वापस आने तक मैं उनकी बेटी सादिया का ध्यान रखूंगी। इसलिए आप जरा यहाँ बैठकर तारे गिनिए, मैं अभी थोड़ी देर में आई। अरे सुनो, अरे कौन है? मैं आपके पड़ोसन नेहा।
आइए प्लीज। अरे बंद क्यों कर दी? अच्छी गजल है। जी मेरी फेवरेट गजल है। तो फिर हमें भी सुनाओ ना। जरूर सुनिएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कहवा पसंद करेंगी या चाय? ऐसी जल्दी क्या है? मम्मी पापा वापस आ जाएं तब पिलाना। हाँ, फिर तो मैं आपको कभी भी कुछ नहीं पिला पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो नहीं आ सकते अब। ओह आई एम सॉरी। लेकिन वो मिसेस मलिक? अब वो मेरी चाची हैं। ओह अच्छा। मेरे मम्मी पापा हर साल गर्मियों में हमको यहाँ घुमाने लाते थे। उनके बाद चाचा चाची ने मम्मी पापा की जगह ले ली, तो वो भी हर साल मुझे और मेरे भाई इमरान को यहाँ घुमाने लाते हैं। अच्छा। अब इमरान पुणे में पढ़ रहा है, इसलिए बस हम लोग आए इस बार। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा क्या हुआ था उन्हें? वही जो कश्मीर के हजारों दूसरे लोगों को हुआ था। कभी गोली, कभी आईईडी धमाका, कभी किडनैपिंग, कभी इंतकाम। अब इन बातों में क्या रखा है कि गोली कहाँ से आई थी, किसने चलाई थी। मैं 11 साल की थी जब मम्मी पापा छिन गए, लेकिन जीना था इमरान के लिए, क्योंकि वो तो बस 9 साल का था उस वक्त। और आप देखिए वो इंजीनियर बनने वाला है। कितनी जल्दी गुजर जाता है वक्त। सादिया, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। नहीं दीदी, मैं बहुत कमज़ोर, बहुत बुज़दिल हूँ दीदी। नहीं सादिया, तुम बहुत बहादुर हो। अरे दीदी, ये क्या? आप प्लीज रोइए नहीं दीदी। आई एम सॉरी कि मेरी किसी बात ने शायद आपका दिल दुखा दिया दीदी। प्लीज दीदी, प्लीज आप रोइए मत। मैं क्या करूं? मुझको तो हंसाना भी नहीं आता है। और दीदी चलिए, मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। आप रोइए मत प्लीज। याद भी तो नहीं आ रहा है कोई जोक। दीदी प्लीज। तुम परेशान मत हो सादिया, प्लीज। ठीक हूँ दीदी। आई एम सॉरी, मैं बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ। सॉरी। तुम सोच रही होगी कि मैं शायद पागल हूँ। अरे क्या कह रही हैं आप? कभी नहीं दीदी। न जाने क्यों दिल भर आया। ये मत समझना कि मैं यूं ही हर बात पर बेबात रो पड़ती हूँ। नहीं, मैं पानी लाती हूँ। लीजिए दीदी, पानी पीजिए। और नहीं सादिया, रवि की वो गजल सुनी है तुमने जिसमें वो शेर है, कौन रोता है किसी और की खातिर, ए दोस्त सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। यानी आप भी? हाँ सादिया। दीदी, शायद मेरे गम का इससे बेहतर कोई इलाज नहीं हो सकता था सादिया, कि मुझसे बहुत छोटी उम्र की लड़की जो मुझसे बहुत ज्यादा गमज़दा हो, मुझ बेवकूफ को थपक थपक कर दिलासा दे, चुप कराए और मैं रोती जाऊं। प्लीज दीदी, अपने रोने पर इतनी शर्मिंदा मत हो। दिल बार के रोइए, इस बदले को बरस जाने दीजिए। दीदी, मैं तो भूल ही गई, आप तो मेरी फेवरेट गजल सुनना चाहती थी ना? हाँ। ठीक है दीदी, सुनाती हूँ। अब दीदी, आपको मालूम है फैज ने ये गजल कब लिखी थी? लाखों लोगों की मौत और बांग्लादेश के बनने के बाद जब फैज पहली मर्तबा वहां गए तो उन्होंने लिखा, खून के दब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। मालूम है दीदी, कई सालों से
रात में सोने से पहले मैं इसे लोरी की तरह सुनती थी और यही सोचती थी कि खून के धब्बे अगर धुलेंगे तो कब धुलेंगे। लेकिन देखिए ना दीदी, इतनी लंबी एक स्याह रात के बाद आज कश्मीर में अमन का मौहूम धुंधलका वापस आता दिख रहा है। दूर आसमान पर हल्के हल्के सुबह के आसार हैं। और दीदी, इस सुबह को आना ही होगा, आना ही होगा, क्योंकि आखिरी शब्द का अंजाम सहर होता है। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप? सादिया, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मैं समझी नहीं दीदी। कुछ नहीं, मैं बस यूं ही कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। मैं बताऊँ आप क्या सोच रही हैं? हाँ, तुम समझ सकती हो, क्योंकि तुम मेरे जैसी ही हो। सादिया, आज तुमसे मिलकर लगा मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। जी चाहता है दिल का हर दर्द तुमसे बांटूं, तुम्हारे दर्द को अपना लूं। हमारी जुबान में एक मुहावरा है दीदी, जिसका मतलब है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। आज इस इत्तेफाकन मुलाकात से शायद ये बात सच हो जाएगी। ऐसा करते हैं सादिया, अपनी बातें बीच में रोककर थोड़ा कहवा पी लेते हैं। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, अभी बनाती हूँ दीदी। हाँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी सिखाना पड़ेगा। आइए ना। जावेद, मुझे आज तक नहीं मालूम कि उस लड़की ने ऐसा क्या जादू किया, लेकिन बस ये समझ लो कि मुझे मेरी नेहा वापस मिल गई। और जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, इसी तरह गम की आग में तपकर मुझे लगता है कि नेहा एक बेहतर इंसान भी बन गई है। क्योंकि खुशी का मतलब वही समझता है जिसने गमों की शिद्दत देखी हो। दूसरों से हमदर्दी वही कर सकता है जिसका अपना कोई दर्द हो। बस ये समझो कि कश्मीर ने हमें वो दिया जो हमको कहीं से नहीं मिल सकता था। सुनील, कुछ लोग कश्मीर के पहाड़ों और झीलों को देखकर वापस आ जाते हैं, कुछ वहां की शॉलें, मेवे और दस्तकारी की चीजों तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन तुम दोनों ने कश्मीर का अंदरूनी हुस्न देखा है, वहां के लोगों का हौसला, उनकी जीने की ख्वाहिश की शिद्दत महसूस की है। ये बहुत रेयर बात है। लेकिन वो बात तो तुमने बताई ही नहीं। कौन सी बात? अरे यही कि उस दिन नेहा अचानक कश्मीर जाने के लिए कैसे तैयार हो गई थी। अच्छा वो। चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं। हाँ? उस दिन जब तुमने बताया था कि नेहा के पापा उर्दू के मशहूर राइटर राही लुधियानवी थे, तो मुझे याद आया कि उन्होंने कई ट्रैवलॉग्स यानी सफरनामे लिखे थे। हाँ? बस मैंने नेहा से कह दिया कि उसके पापा ने एक रिसाले में जब चरार शरीफ के अपने सफर की रुदात लिखी थी, तो नुंद ऋषि बाबा नूरुद्दीन से अपनी गहरी अकीदत के एतराफ के बाद अपने मजमून में उन्होंने लिखा था कि वो दरगाह के रेनोवेशन के बाद एक ना एक दिन वहां जरूर हाजिरी देंगे। तो बस मैंने भाभी से कहा कि मरहूम राही साहब की आत्मा की शांति के लिए भाभी को चरार शरीफ जरूर जाना चाहिए। हाँ, हम लोग वहां गए तो नेहा ने अपने पापा की किताबों का एक सेट वहां नजराने के तौर पर लाइब्रेरी को दिया। नेहा कहती है कि उसने अपने पापा का हर आर्टिकल, हर किताब पढ़ डाली। वो चरार शरीफ वाला आर्टिकल नहीं मिल सका। कुछ याद है कहाँ पढ़ा था तुमने? पढ़ा कुछ राज ही रहे तो अच्छे। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अब ठीक तो याद आना मुश्किल है कि कहाँ पढ़ा था। अच्छा अब मैं चल। और हाँ, चलते चलते याद दिला दूं कि अगले साल आप मिसेस और मिस्टर जावेद को भी वहां लेकर जा रहे हैं। हाँ, मुझे याद है भाई। तो ये बात याद रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पतझड़ के बाद का मौसम। अभी आप आई ए खान का लिखा ये नाटक सुन रहे थे।
निर्देशक थे दानिश इकबाल। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, नरेंद्र जोशी, अलका अमीन, उपेंद्र खशु और पल्लवी भारती। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।